नमस्कार दोस्तों, मंथन भाई रतन गुर्जर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे महान्यायवादी पिछले वीडियो में, आज हम बात करेंगे संसद के बारे में। जैसा कि हमने राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद पढ़ी एवं महान्यायवादी पढ़ा। जैसा कि हमने देखा था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि भारत में एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 79 भारत में एक संसद होगी, उसका उल्लेख करता है अनुच्छेद 79। तो हम बात करेंगे आज संसद की। भारत में संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर के बनेगी। संसद के 2 सदन हैं, लेकिन राष्ट्रपति उसका एक अभिन्न अंग है। संसद के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, दोस्तों राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। संसद का सदस्य नहीं होते हुए राष्ट्रपति खुद एक संसद का अंग है। अब जैसे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि राष्ट्रपति संसद का एक अंग कैसे है। तो राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश से जिस प्रकार से संसद कानून बनाती है, उसी प्रकार राष्ट्रपति के एक अध्यादेश से एक कानून लागू हो जाता है, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक लागू रहता है और संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक वो लागू रहता है। तो इसका मतलब राष्ट्रपति एक संसद का अभिन्न अंग है। जो काम संसद कर रही है, वही काम राष्ट्रपति संसद का सत्र नहीं चल रहा उस समय कर रहा है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए बगैर संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक कानून का रूप धारण नहीं करते हैं जब तक कि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं कर दिए हो। तो राष्ट्रपति को इसीलिए संसद का अभिन्न अंग माना गया है। अब संसद के 2 अंग हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, याद करने में आपके सुलभता हो। तो हम लोकसभा, राष्ट्रपति टॉपिक को हमने पढ़ ही लिया, जो कि संसद का एक अभिन्न अंग था। अब हम पढ़ेंगे इसके 2 टुकड़े करेंगे। इधर लिखेंगे लोकसभा, इधर लिखेंगे राज्यसभा। लोकसभा को लोगों का सदन कहते हैं, भावनाओं का सदन कहते हैं, और प्रथम सदन कहते हैं, और निम्न सदन की संज्ञा दी जाती है। पहला लोकसभा प्रथम सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, लोकसभा भावनाओं का सदन है, लोकसभा लोगों का सदन है, लोकसभा लोगों का सदन है। मतलब लोकसभा में
भारत की आम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसीलिए लोगों की भावनाएं लोकसभा के अंदर बैठी हुई है। लोगों ने जिस भावना से लोगों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करके लोकसभा में भेजा है, इसीलिए लोकसभा जनता का सदन है। लोकसभा लोकप्रिय सदन कहलाता है और प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद को बहुमत लोकसभा में हासिल होना चाहिए, ना कि राज्यसभा में। तो लोकसभा के उपनाम हो गए कि लोकसभा प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, भावनाओं का सदन। ये आदि सारे नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि लोकप्रिय सदन कहलाता है लोकसभा या राज्यसभा, तो लोकसभा कहलाता है। उसी प्रकार राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन, बुद्धिजीवियों का सदन, या कह सकते हैं उच्च लोगों का सदन। तो ये आदि नाम हम राज्यसभा को भी देते हैं। तो दोस्तों, ये उपनाम आपको याद होने चाहिए। ये मैंने बताए हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए। अब हम इसको ऐसे टुकड़े करें जिससे आपको दोनों सदनों का तुलनात्मक अध्ययन करने से आपको याद हो जाए। लोकसभा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? पहला पॉइंट, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा की? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अब आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि 552 में से केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी है, राज्यों से कितनी है? तो यह अनुच्छेद 81 में 552 सदस्यों का जिक्र है या नहीं है, तो ये भी मैं आपके क्लियर कर देना चाहता हूँ। अनुच्छेद 81 में 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, और अनुच्छेद 331 में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उसको भी हम इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। ये हो गई 552। 552 में से आपके ये दिमाग में आ रहा होगा कि वर्तमान में 545 सदस्य ही हैं। 7 सदस्य कहाँ गए या 7 सदस्य कम क्यों हैं? तो 7 सदस्य POK, पाक अधिकृत कश्मीर, जो हमारे हिस्से में नहीं है, उसके 7 सदस्यों को हमने छोड़ रखा है। जैसे ही वो आ जाता है 552 सदस्य संख्या हो जाएगी। अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 331 में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कुल मिलाकर 552 सदस्य। ऐसे ही राज्यसभा में
अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। 250 सदस्य राज्यसभा के अधिकतम हो सकते हैं। उसमें भी आप टुकड़े कर लो। 238 राज्यों से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्य और केंद्र शासित दोनों से 238 और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 शब्द हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में राष्ट्रपति को लगे कि इन का प्रतिनिधित्व करना है तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यसभा में मनोनीत करता है। अब बात करते हैं हम, अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, तो वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान संख्या 545 है। 545 में से इसके हम टुकड़े करें तो 530 राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ऐसे करके 545 वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। इधर वर्तमान संख्या कितनी है? 245। 245 में से 229 राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ऐसे करके 245 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा के हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अनुच्छेद कौन सा है? लोकसभा का 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। इधर अधिकतम संख्या 552 है, इधर अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान संख्या लोकसभा की 545 है, राज्यसभा की वर्तमान संख्या 245 है। अब हम बात करते हैं निर्वाचन की। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, इधर लिख सकते हैं हम, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, और ये वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार के आधार पर इधर आप ये भी ध्यान में रख सकते हो, वयस्क मताधिकार की जो उम्र है वो पहले 21 वर्ष थी, जो अभी 18 वर्ष है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान से होता है। अब इधर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय कह सकते हैं, जिसको कि हमने राष्ट्रपति के चुनाव में देखा था। अब वहां पर एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति था राष्ट्रपति के निर्वाचन में। यहां पर गुप्त नहीं है, गुप्त नहीं होकर के यहां पर खुला है। राज्यसभा का निर्वाचन भी एक फिक्स कोटा प्राप्त करना होता है और वरीयता क्रम में मतदाता उन्हें वोट देते हैं, लेकिन वो खुला वोट है क्योंकि दल बदल कानून लागू है। कोई व्यक्ति उसी दल के सदस्य को, उम्मीदवार को वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस वजह से इसको खुला मतदान दिया गया है और वरीयता के क्रम में वोट देता है। लेकिन निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों का हो रहा था। इधर अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यहां ध्यान रहे कि राज्यसभा में वोट या राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा नहीं हो रहा है। हर राज्य में एक विधानसभा है, उन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। और अप्रत्यक्ष रूप से हो गया क्योंकि जनता जहां डायरेक्ट वोट देती है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जनता जहां डायरेक्ट वोट नहीं देकर के अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जिसका चुनाव किया जा रहा हो वो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा के सदस्य हैं, 200 विधानसभा के सदस्य राज्यसभा की 10 सीटों का जो निर्वाचन होता है, उन 10 निर्वाचित सीटों को 200 विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करेंगे या 200 विधानसभा के सदस्य ही वोट दे सकते हैं। ये ध्यान रहे, लोकसभा के सदस्यों को डायरेक्ट जनता वोट देती है और राज्यसभा के सदस्यों को उस राज्य के विधायक वोट देते हैं। ये आप ध्यान रखें। निर्वाचन हो गया। अब आता है कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखो, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। उसको 1 वर्ष, उसको पूर्व में भी भंग किया जा सकता है या राष्ट्रीय आपात के समय उसकी अवधि को 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ाया भी जा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन इसे पूर्व में भी भंग किया जा सकता है और इसके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि भी की जा सकती है, लेकिन वो परिस्थितियां होनी चाहिए राष्ट्रीय आपात वाली। ठीक है, ध्यान रहे। तो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। लेकिन इससे पूर्व में भी भंग किया जा सकता है। यह आप लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। सारी चीज़ पूरी लाइन बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है, इसीलिए मैं बोल जाऊँ उसी को आप ध्यान में रख करके आप नोटबुक में उतार सकते हैं। इससे पूर्व में भी भंग किया जा सकता है और 1 वर्ष की वृद्धि भी की जा सकती है। लेकिन कब? राष्ट्रीय आपात के समय। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है
और पूर्व में भी इसे भंग किया जा सकता है और राष्ट्रीय आपात के समय इसकी 1 वर्ष के लिए वृद्धि भी की जा सकती है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जैसे आप उपनाम में भी याद रख सकते हो। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। तो राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद पदमुक्त होते जाते हैं। जैसे क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इस वजह से राज्यसभा में सदस्यों का होना जरूरी है। इसीलिए राज्यसभा में ऐसे चुनाव किया जाता है कि उसमें सदस्यों की संख्या बनी रहे, कम रहे लेकिन सदस्य संख्या बनी रहे। तो सभी सदस्यों का एक साथ चुनाव नहीं होकर के बारी बारी से होता है। इसलिए सदस्यों का कार्यकाल जिसका 6 वर्ष पूर्ण हो गया वो हट जाएगा, उसकी जगह दूसरा सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होकर के राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये आप विशेष ध्यान रखें। अब आता है योग्यता। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना ही चाहिए, और ये तो सभी में आएगा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन उसकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष। ध्यान रहे, लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। दोनों में आप फर्क करके देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए न्यूनतम, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है, अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है। तो योग्यता में न्यूनतम उम्र आप ध्यान रखें 30 वर्ष। एजुकेशन का इसमें नहीं है, जैसे कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार ने पंचायती राज चुनावों में और नगरीय निकाय चुनावों में 8वीं पास और 10वीं पास का नियम लागू किया था, उसको वापस राज्य सरकार ने हटा दिया है। ऐसा लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में नहीं है। योग्यता हो गई। शपथ। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? तो लोकसभा सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ध्यान रखें, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति और इधर भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति और इधर भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अब आता है गणपूर्ति। और एक आता है विघटन। गणपूर्ति और विघटन। गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम। जब आपको लोकसभा की कार्यवाही संचालित करनी है
लोकसभा का सेशन शुरू करना है तो कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने से पहले उस लोकसभा का 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। 1/10 सदस्य अगर लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले रहे हैं तो लोकसभा की कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती है। वैसा ही राज्यसभा में भी 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। तो आप लिखिए गणपूर्ति 1/10 सदस्य, और इधर भी 1/10 सदस्य होना जरूरी है। अब आता है विघटन। लोकसभा का विघटन किया जा सकता है? बिल्कुल, लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, मैंने राष्ट्रपति की शक्तियों में भी बताया था कि ये राष्ट्रपति की शक्ति है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 85 के 2 के ख में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85 के 2 के ख में, यह आप विशेष ध्यान रखें, कोई डीपली क्वेश्चन भी आएगा तो भी आपके गलत नहीं होगा। और इधर राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है? तो दोस्तों नहीं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जैसा मैंने पहले भी बताया, राज्यसभा को कभी भी विघटित या भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अनिश्चितकालीन सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको याद करने में सुलभता रहे। आप राज्यसभा एवं लोकसभा का तुलनात्मक अध्ययन करके अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सारी दुविधाएं होती है दिमाग में। वास्तव में हकीकत है, दिमाग में बहुत सारी धाराएं चलती है, लोकसभा आ गई, राज्यसभा आ गई, विधानसभा आ गई। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपको केवल और केवल संसद में लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर ध्यान देना है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ये आपके हो गया क्लियर। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मेरे हिसाब से इतना ही ठीक रहेगा। और आगे हम पढ़ेंगे पीठासीन अधिकारी, या हम पढ़ ही लेते हैं आज। अगला पॉइंट आता है पीठासीन अधिकारी। कौन होता है पीठासीन अधिकारी लोकसभा में? तो लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में होते हैं। इनको कौन बनाता है? तो लोकसभा के सदस्यों में से ही, लोकसभा के सदस्यों में से ही पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है, जिसकी तिथि राष्ट्रपति घोषित करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा, उसकी तिथि
राष्ट्रपति तय करता है, ध्यान रखें। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है, ये वैसे हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में और जानेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, जो लोकसभा के सदस्यों में से ही एक वरिष्ठ सदस्य होता है। वो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही शपथ दिलाएगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है, ये भी आप लिख सकते हो। अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है। दोनों अपना त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। इधर पीठासीन अधिकारी राज्यसभा में कौन होते हैं? अध्यक्ष के बारे में मैं और बता दूं कि अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करता है। कोई भी विधेयक है, कोई भी कानून है, अगर उस पर बराबर मत आ गए तो लास्ट निर्णायक मत का प्रयोग अध्यक्ष कर सकता है, लेकिन निर्णायक मत, ध्यान रखें। इधर पीठासीन अधिकारी सभापति एवं उपसभापति, अब इधर थोड़ा फर्क है। उपराष्ट्रपति, जैसे हमने उपराष्ट्रपति में पढ़ रखा है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मतलब जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों में से होता है। उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों में से होता है। उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा और सभापति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ध्यान रखें, यहां पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे रहा है लोकसभा में, लेकिन यहां पर सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति है, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं। तो सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ये आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे नहीं पूछते हैं कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो स्वाभाविक है, आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति को देंगे, लेकिन वो घुमा कर पूछेंगे कि राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। ऑप्शन आ जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को। तो आपको वहाँ पर राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। तो ध्यान रखें, ये पीठासीन अधिकारी के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हमने लोकसभा एवं राज्यसभा का टुकड़ों में तुलनात्मक अध्ययन किया है। आप इसी तरह पढ़िए, आपके कंसेप्ट बिल्कुल इसी तरीके से क्लियर होंगे।
फिर निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल पर वीडियो खूब देख रहे हैं, खूब व्यूज़ भी आ रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल हम लोकसभा और राज्यसभा की विभिन्न शक्तियों के बारे में जानेंगे, विभिन्न कार्यों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।